बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जंग का माहौल उसी तरह अपने अरूज के ऊपर है। जंग के बादल मंडला रहे हैं, या यूँ कह लें कि जो ख्याल था कि शायद वक्त के गुज़रने के साथ साथ, बल्कि हमारे वज़ीर ख़ारजा का भी वज़ीर दिफ़ा का भी ख्याल था कि ये 3-4 दिन में अगर कुछ ना हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामला ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। ये ख़यालात गलत साबित हो रहे हैं। भारत जो है उसका जंगी जुनून अरूज के ऊपर है। पाकिस्तान अपनी बचत की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर जो इत्तलात व नशरियात हैं, वो कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों को लेके गए हुए थे LOC के ऊपर। भारतीय प्रोपेगंडे का जवाब देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी सलामती जो कौंसल है उसका इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपनी सी कोशिश कर रहा है, और वहाँ पर ब्रीफिंग देने की बातें हो रही हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है और किस तरह झूठ-छुतारी इल्ज़ामात की वजह से वो जंग लगाना चाहता है। पानी पाकिस्तान का रोकने की एक बार फिर से खबरें हैं। चनाब का पानी रोक लिया गया है, और सलाल डैम और बगलियार डैम के ऊपर पानी मुकम्मल तौर के ऊपर रोका जा चुका है, और इसका बड़ा शोर है। और यही कुछ लोग कहते हैं कि भारत का असल मकसद यही था। पहलगाम का जो वाक़या है, ये तो बस बहाना है। असल तैयारी इसकी ये थी कि पाकिस्तान को बंजर कर दे, और जो सिंतास माहिदा है, जो तकरीबन 60-65 साल मुख्तलिफ जंगों के दौरान भी मुअत्तल या हेल्ड इन अबेयंस में नहीं गया, चलता रहा, तो वो एक जो ज़िंदा एक डॉक्यूमेंट था, एक ज़िंदा मुआहदा जो जिसकी मौत नहीं हुई थी, ये अब उसके पीछे पड़े हुए थे मोदी। और ये राजा कैसर साहब एक हैं अभी माहिर, उन्होंने ये तकरीबन 2019 में ये आर्टिकल लिखा था कि अगला स्टेप भारत का क्या होगा, और वो ये होगा कि वो सिंध-ताश माहिदा मनसूख करेगा या मुअत्तल करेगा। जिन लोगों को खबर थी वो उनको पता था, ये जो होता है ना ज़हनी तौर के ऊपर बेदार लोग। तो ये सारी खबरें हैं अभी तक। इस हालात में, इन हालात में पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट भी कर दिया है। आर्मी चीफ साहब के कसीदे जो हैं वो अब अमेरिका में भी पढ़े जा रहे हैं, बल्कि लिखे जा रहे हैं। वो क्या हैं, ये सारी खबरें हैं अभी तक की। तो पहली खबर जो है, जो मेरे ख़्याल में तो सबसे अहम खबर ये है कि इस जंगी माहौल में पाकिस्तान जो अपने दफ़ा से गाफिल नहीं है, उसने अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद जो है आज एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। पहले भी 3 दिन पहले एक मिसाइल का तजर्बा किया था। 450 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल था, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला। हमारा जो है पाक फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा, उसके मुताबिक अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। एक्स इंडस मशक के तहत फायर किए गए अल-फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। यानी कि नेविगेशन मतलब ये है कि रूट ये नहीं है कि आपने छोड़ा है कि आप अमृतसर जाएं और जनाब वो पागला की तरह ना फिरोजपुर इंडिया में वहाँ पर चला जाए, या घूम घुमा के किसी और चला जाए। तो इस तरह का सीन नहीं है, परफेक्शन है इसमें। और तजर्बे का जो मकसद है वो फ़ौजी तैयारी, तकनीकी सलाहियत की जांच है। पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स ने मिसाइल का तजर्बे का मुशाहिदा किया। रवायती आगे से खबर है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने कामयाब तजर्बे के ऊपर मुबारकबाद दी। ये हमारे जो उधर ISPR वाले होते हैं ना, वो मतलब वो उनको पता होता है कि ये स्टीरियोटाइप है, बाकी ऐसे ही जाना है। और सदर और वज़ीर आज़म साहब ने अल-फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। तो एक ये अब कितना इसको एज है, कितना एज नहीं है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को। सर, मिसाइल सिस्टम को एज हो ना हो, हमारा लड़ाका त्यारा F-16 है, उनका लड़ाका त्यारा वो कोई राफेल है, पता नहीं क्या उसका नाम है, वो 4.5 है, हमारा भी 4.5 है। J-31 हमारे पास है। और इसके बाद तुर्की के साथ हमारा मायदा हो चुका है, ट्रेनिंग ले चुके हैं हमारे पायलट। जब बात एटमी हथियारों की हो, और मुझे जो जनरल नासिर जंजवा साहब हैं, जो साबिक हमारे वो थे एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि कौमी सलामती के मुशीर जो वज़ीर आज़म के होते हैं, और ये बड़ा अहम ओहदा होता है, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। जो पाकिस्तान का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, जो पाकिस्तान की जो दफ़ाई असासे हैं या जोहरी असासे हैं, उनको ऑपरेट करना किस तरह करना है, ये आलमी मेयार का एक, और ये आलमी एक ज़िम्मेदारी है।
जिस ज़िम्मेदारी से पाकिस्तान नबर्द आज़मा हो चुका हुआ है, ये उस जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है पाकिस्तान का, उसका एक किरदार होता है। वो जो कोड होता है ना कि कोड लगाएँगे तो एटमी बम चलेगा या मिसाइल चलेगा, वो कोड का एक पोर्शन जो है वो या पासवर्ड वो एक सिक्योरिटी एडवाइज़र के भी का उसमें भी किरदार होता है। तो वो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये जो जनरल आसिम मलिक साहब को भी लगाया गया था ना सिक्योरिटी एडवाइज़र वज़ीर-ए-आज़म का, इसका मकसद यही था। एक तो हाज़िर चीफ़ जो है डीजीआईएसआई और ऊपर से उसकी तकर्री ये नहीं कि हमने इंडिया को डराना था, ये एक ज़िम्मेदारी थी जो पूरी करनी थी। यानी ऐसा नहीं है कि एक बंदे दा दिल कीता एटम बम मार दियो, वो वज़ीर-ए-आज़म ने बस क्या है चाह पीना यार मेरा ख़्याल है आसिम मुनीर हाँ जी, एटम बम चला दें। नहीं, इस तरह नहीं होता। तो ये एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा था आलमी सतह के ऊपर कि यार हमारा सिस्टम पूरा है। एक ओहदा खाली था वो हमने मुकम्मल कर लिया है और ये जो है वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ऑपरेट होती हैं यहाँ पर चीज़ें, ये इसका एक मकसद था। दूसरा एक मकसद ये भी लिया जा सकता है कि जी कि जब एक ओहदे के ऊपर आदमी मौजूद नहीं था, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वाला एक बंदा, तो अब उसको लगाने का मकसद ये है कि किसी भी वक़्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है इसको चलाने की। तो ये दोनों बातें, दोनों मैसेज अपनी जगह के ऊपर हैं। तो जो यानी मिसाइल की हम खबर का जो तज़किरा कर रहे थे, जो पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया है, ये मिसाइल, तोपें, जहाज़, टैंक ये मायने नहीं रखते। जनरल जो नासिर जंजवा साहब थे, उनका ये कहना था कि ये जो रवायती जंग होती है, रवायती हथियार होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं जोहरी असासों के साथ। यानी अगर किसी मुल्क के पास अगर जो है वो जहाज़ बड़े अच्छे हैं, टैंक बहुत अच्छे हैं, मिसाइल बड़े तहफ़्फ़ुज़ किस्म के हैं, सब कुछ है, लेकिन एक वो वक़्त आ जाता होता है कि ये लिंक हो जाती हैं चीज़ें, जो एटमी या जोहरी जो हथियार होते हैं ये वाले, और इनको इस्तेमाल करने का एक वक़्त आ जाता होता है। तो लिहाज़ा मिसाइल, मज़ूइल जो हैं, हमारे पास पहले इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं, जो हमारे जो एटॉमिक वार हेड्स हैं, वो लेके जा सकते हैं। तो ये जो नया मिसाइल का तजर्बा किया है 120 किलोमीटर, तो ये हमने अगर कोई छोटा बम वम भेजना होगा ना, वो जो 5 टाकी के हमने बनाए हुए टैक्टिक वेपन्स जिनको कहते हैं, ये शायद उसके लिए है। तो अगली जो खबर है जंग के इस माहौल में, वो जो बढ़ावा दे रही है, जज्बात को उभार रही है, और जिसको कहते हैं ना कि आप अपने दुश्मन को ललकारने का एक तरीका होता है, बेसिकली वो पोक करने का एक तरीका होता है कि आप अपने दुश्मन को जो है वो छिबियाँ इस तरह की दे। छिबी पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं समझते, कि लड़ाई के दौरान जो है वो आम तौर के ऊपर वो यूं करके ना, ये वाला हाथ नहीं होता, एनज कर देना, एनज ये हथे कदी हथे, तो इसका मतलब यूं यूं चल परे हो। तो ये जो कहते हैं ना, बाकायदा लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन इससे इंसानी फितरत इस तरह की है कि उसको गुस्सा चढ़ता है। जिस बंदे को आप यूं यूं कर रहे हो ना, वो आगे से आपका हाथ पकड़ता है, रिएक्शन उससे ज़्यादा देता है। तो जो छिपी कराना होता है, ये लड़ाई की दावत होती है बेसिकली, कि अगला बंदा कह रहा होता है कि अब मैं इसको गुस्से में दिलाऊं, इसको गुस्सा दिलाऊं, और ये जज्बाती हो, गुस्से से आपे से बाहर हो और मुझ पे हमला करें, ताकि लोग कहें कि जी ये हाथ चुके सी। तो ये पाकिस्तान को ये वाली छिबियाँ दे रहा है कि जी के चिनाब का पानी रोक लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो वो चिनाब का जो पानी है ना जी, वो क्यों रोका गया है, किस तरह रोका गया है, खबरें इंडिया से उनकी जो है वो एक ANI एक एजेंसी है, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, ख़बरें चला रहे हैं, उनका मीडिया भी। तो वो यहाँ पर भी वक्त पड़ा कि यार ये क्या हो गया है कि पानी क्यों घट हो गया है। तो वो जनाब मुसलसल कमी आ रही है, हेडमराला के मुकाम के ऊपर पानी की सतह कम होकर 4300 क्यूसिक 4300 क्यूसिक रह गई है। 2 रोज़ पहले जो पानी की सतह 87,000 क्यूसिक थी, यानी कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30,000 क्यूसिक पानी बहता है इन दिनों में, इन हालात में। और भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में मौजूद डैम से पानी बंद करने की वीडियोस भी वायरल की गई हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया। ये मैं आपको जियो न्यूज़ की खबर का हवाला दे रहा हूँ। और बाकी भी इन्होंने दरियाए सिंध में पानी की आमद 91,500 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई थी, और इस वक्त जो है वो सिंध में
200 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जेहलम में पानी की आमद 44,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि दरियाए जेहलम में गुज़श्ता रोज़ पानी की आमद 44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई थी। तो ये बतदरीज वो पानी कम हो रहा है। हमने ये जो हमारे है ना जी, इंडस वाटर कमीशन के जो साबिक अहलकार हैं और जो एक कंसल्टेंट कंपनी है नेस्पाक पाकिस्तान की, उसके जो माहिरीन हैं उनसे रब्ता किया, उनसे बात पूछी, तो उन्होंने कहा ये टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो ख़बरें चल रही हैं सलाल डैम और बगलियार डैम की, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जो सलाल डैम है उसका जो वो जो जहाँ पर झील आप उसको कह लें, जो कंपाउंड है उसका, वो उसमें सिल्ट आ चुकी है, उसमें पानी वैसे नहीं इतना कोई जमा हो सकता। दूसरा ये कि उसकी कैपेसिटी है ही कोई नहीं उस तरह की, क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा बगलियार डैम का कहा जा रहा है कि वहाँ भी पानी रोक लिया गया है। तो ये यहाँ पर पानी रोकने की कैपेसिटी बिल्कुल उस तरह सी की नहीं है कि आप आगे एक कतरा ना जाने दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होता है। वैसे इसकी जो वजह बताई जा रही है पानी इतना कम होने की, वो बता रहे हैं कि मौसम, माहिरीन के मुताबिक कि बारिश जो है, आज आप लाहौर में देखेंगे यहाँ पर टूटियों में पानी ठंडा आ रहा है, मौसम अच्छा है, एसी की ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कमरा कर रहे हैं, तो बर्फ़ कम पिघल रही है सादा अल्फाज में। तो लिहाजा टेंशन नाट तो मेंशन नाट, आपने घबराना नहीं है। बकौल इमरान खान साहब के कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। तो ये जो वो अपने लोगों को ज़रा खुश करने के वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि अभी तक हमने चूँकि कोई किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, तो लोगों के जज्बात ठंडे ना पड़ जाएं, लोग मायूस ना हो जाएं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ना हो जाएं और ओए मुद्दी की ओए 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 ना हो जाए। तो इसका तरीका ये है कि आप कोई ना कोई इस तरह की शुद्धनी छोड़ते रहें कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, या फिर पाकिस्तान के मतलब आप खबरें चलाते रहें। एक खबर ये भी चली ना जी कि वो अर्नब गोस्वामी वो चला रहे थे खबर के पाकिस्तान के कोल गोले मोगे ने भाए ने ढाडी भूआ के ब्याह चलाए ने। सॉरी ये वाली गुफ्तगू लैंग्वेज से, लेकिन हमने हमने मतलब कितने चलाए ने, जो हैं वो हमारे पास हैं नहीं, इन्होंने यूक्रेन को बेच दिए हैं। अच्छा बेचे ने तो फिर बढ़ा भी लाएंगे यार, ये गोला बारूद तो हम खुद बनाते हैं, यहाँ पे लोकल बनता है। ये वो की ना जगह थी वाकेंट उसे बनता वो। तो बहरहाल ये इस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जो एक बहुत पुरस्रार सी खबर है, भाई साहब ये खबर पहले हमें डिस्कस करनी चाहिए थी। ये खबर है कि आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान ने और भारत ने एक दूसरे के ऊपर वो फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी या फ़ज़ाई हदूद एक दूसरे के ऊपर बैन कर दी हैं कि आप हमारी हवा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप हमारी फ़ज़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत ने किया था ये वाला काम। तो तब से इधर से उधर, उधर से इधर कोई इस तरह की जो है वो इंडियन ऑपरेटेड या पाकिस्तानी ऑपरेटेड वो क्रॉस नहीं हुई, मतलब कोई फ़्लाइट, कोई जहाज़, कोई इस तरह की। मासवाए जब कोई वक्त आएगा तो जो लड़ाका तैयार हैं वो इधर उधर जाएंगे, अल्लाह ताला रहम करे। तो कल हुआ ये कि कराची से हुजूर आला कोई 2 हेलीकॉप्टर उड़े और वो इंडिया गए। और ये ख़बर जो है ये एक इनके आदित्य साहब हैं, एक सहाफ़ी हैं, ये उन्होंने वो एक है जी फ़्लाइट रडार नामी, फ़्लाइट रडार 24, वो एक आपने जो अब फ़्लाइट्स नहीं देखते, एक ये क्या इसको कहते हैं, इंटरनेट के ऊपर एक साइट है कि आप फ़्लाइट का नंबर डालें तो वो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, वो कब चला, पूरा उसका जो लॉग होता है वो शेयर कर देता है आपके साथ। तो वो कहीं से खबर चली होगी, और वो जो आए हैं हेलीकॉप्टर, ये अमेरिकन थे। और ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो हैं, इसका नंबर था जी लिनार्डो AW139 इसका नंबर है। ये 2 थे हेलीकॉप्टर, और ये तकरीबन 2 घंटे तक कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर रहे, और ये निचली प्रवास करते हुए शारजा से पाकिस्तान पहुंचे थे। और फिर यहाँ 2 घंटे रहने के बाद कल दोपहर तकरीबन 3 बजे दोनों हेलीकॉप्टर कराची से बदीन की तरफ रवाना हुए और 9000 फीट की बुलंदी के ऊपर ये प्रवास कर रहे थे। और दोनों हेलीकॉप्टर जो हैं ये भारत की तरफ चले गए और अहमदाबाद की तरफ गए, और जो पाकिस्तान का जो शहर है आखिरी वो है चौहड़ जमाली।
ये अहमदाबाद के रास्ते में, यानी इस तरफ से वो दाखिल हुए चौहड़ जमाली से। ये सिंध का एक वो क्या कहते हैं, बॉर्डर के ऊपर एक शहर। तो जब ये इंडिया में दाखिल हुए तो 9,000 की फ़्लाइट पाकिस्तान में थी हाइट इनकी, तो ये 11,000 के ऊपर चले गए और फिर अहमदाबाद जाके उतर गए। अब यहाँ पे खबर जो है वो इंफॉर्मेशन वो ना इंडिया शेयर कर रहा है, ना इंडिया के पास है, ना इंडियन सहाफ़ियों के पास है, ना पाकिस्तान के सहाफ़ियों के पास है। कुछ मैंने भी कोशिश की अपनी तरफ से कि पता चल सके कि क्या है, तो किसी ने, सब ने वो जो लिप्स होते हैं ना, वो कहते हैं टाइट, लिप टाइट, ज़बान को ज़िप किया हुआ उन्होंने यूं करके। वो जिस तरह वो नहीं थी अपनी जन्नत मिर्ज़ा, जब उनसे सवाल हुआ इंडिया पाकिस्तान की टेंशन का कि इंडिया का किरदार, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बोलना, ज़िप। तो खैर उनके ना बोलने की वजह तो कुछ और थी, यहाँ पर पता नहीं वजह क्या है। तो वो जनाब पता नहीं चल रहा कि अब ये अमेरिकन तैयार जो हेलीकॉप्टर थे ये शारजा से क्यों आए, इनको उधर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई, मतलब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से ये उधर दाखिल किस तरह हो गए। ज़ाहिर है कि ये कोई ना कोई हुआ होगा, तैम चक्कर चुक्कर चला होगा। लेकिन यहाँ से अब आप जो है वो स्पेकुलेशन के घोड़े दौड़ा सकते हैं, जिस तरफ को चाहे दौड़ा सकते हैं कि हो सकता है अमरीकी कोई जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही हो सकता है कि कोई चार्टर करवाए हों ये हेलीकॉप्टर की अरबी कोई हमारे दोस्तों ने, लेकिन कराची इन्होंने किससे मिलना था, किससे नहीं मिलना था, अहमदाबाद में किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो जो क्योंकि एक दफ़ा कियानी साहब के दौर में जब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी थे, तो एक जहाज़ जो था वो पाकिस्तान में उसने उतरने की इजाज़त मांगी। तो वो जहाज़ में जो लोग बैठे हुए थे वो अगर उनको उतरने की इजाज़त दे दी जाती तो जो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी उनका ये ख्याल था कि उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लग जाने हैं। लेकिन सदर ममलिकत जरदारी तक जब बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि नो वे, कोई इजाज़त नहीं इनको, ये नहीं पाकिस्तान में उतर सकते, ये जहाज़ ही नहीं उतर सकता। तो फिर अगलों ने जनरल कियानी साहब से रब्ता कर लिया। जनरल कियानी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह आओ। उसमें बिजनेसमैन थे बहुत बहुत बड़े, कुछ उस तरह के बिजनेसमैन थे जिनके ऊपर या उनकी नेशनैलिटी वो उस मुल्क की थी कि पाकिस्तान के ऊपर यूं करके गद्दारी का मुकदमा चलना था, यानी जिसने भी उनको इजाज़त देनी थी। लेकिन कियानी साहब से इजाज़त लेके कियानी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह आओ, उतरो, मौज करो। तो वो उतरे, उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, फिर उसके बाद वो चले गए। तो अब ये हेलीकॉप्टर पे कौन आया है कौन नहीं आया, ये पुरअसरारियत पूरी अरूज के साथ कायम है और धूम मचा रही है। इंडिया पाकिस्तान के सहाफ़ी हलकान हुए पड़े हैं कि ये कौन लोग थे जो आए थे, ये हेलीकॉप्टर किन के लिए आया था, किन के लिए नहीं आया था। अच्छा जी, एक जो है वो आर्मी चीफ साहब की जो तारीफ़ व तौसीफ़, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी शाया हुई है। उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन शख्स जिसने पाकिस्तान का बयानिया बदल के रख दिया, पाकिस्तान की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट, और वो कहते हैं कि जी वो बड़ा उभर के सामने आई उनकी शख्सियत, बड़ा उन्होंने वो क्या कहते हैं तारीफ़ व तौसीफ़ कहते हैं ना जी, वो उन्होंने किया। मैं कहता हूँ कि अखीर कर देती। वो न्यूयॉर्क टाइम्स लग ही नहीं रहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, यूँ लग रहा है ये अल हलाल है। अल हलाल हमारा फौजी भाइयों का है ना एक मैगज़ीन। तो उन्होंने बड़ी लॉजिकल बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी कि बात ये है कि एक ऐसे वक्त में पिछले कोई उन्होंने वाक़यात गिनवाए कि मुसलसल कुछ इस तरह के पाकिस्तान के हालात और वाक़यात और जो हमारे यहाँ पे फ़ौजी जो कमांड्स आती रही हैं पाकिस्तान में, उनका भारत की तरफ जो तर्ज़ अमल था वो एक माज़रत ख़ाना भी था, मुदाफ़ाना भी था, नरमाना भी था और इसी तरह का था, और बस बस के इधरों मुँह करके इधरों निकल जाओ। आपको याद होगा ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहते रीजन तरक्की किया करते हैं, हमने इंडिया के साथ तिजारत करनी है, मोदी फ़ोन ही जी सुनता उन्होंने। तो इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान में आ गया था, जबकि माजी में पाकिस्तान का माइंडसेट इंडिया के लिए एक दुश्मन वाला रहा था, ख़ुसूसन पाकिस्तान की फ़ौज का रहा था। तो जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने जो ये हुआ था ना वाक़या ये वाला जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जब समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर बड़ी धुआंधार तकरीर की थी और वो तकरीर बहुत चुभ रही है अभी तक इंडिया में, उसी का भी ज़िक्र इन्होंने किया। तो वो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो पाकिस्तान में जो उसकी साख जितनी मुतासिर हुई थी
पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर के वो सबके सामने थी। इन हालात में बहुत कैलकुलेट उन्होंने करके हालाँकि उन्होंने कहा कि ये मंज़र आम पर नहीं आया करते थे, पर्दे के पीछे रहा करते थे, बहुत कंट्रोल्ड, बहुत सोची-समझी, लिखी-पढ़ी बात करते थे, कंट्रोल्ड उनकी, यानी वो अपनी अपीयरेंस में भी, अपनी गुफ्तगू में भी बहुत मोहतात होते थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो ये वाली जाफ़र एक्सप्रेस वाली ज़ाहिर जाफ़र एक्सप्रेस में भारत मुलव्वस था। फिर भारत को उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान की शाहरग है कश्मीर, ये कोई ना भूले। तो भारत को उन्होंने जवाब दिया और उसी पुरानी टोन में जवाब दिया। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर साहब ने टोन जो है वो सेट कर दी है। टोन सेट करने का मतलब समझते हैं ना, पहले थी यार साढ़े नाल बड़ी ज्यादती हुंदी है, अब टोन क्या है, इधर मुंह कीता ते दंद कट देंगे, ठीक है ना। मतलब एक इस तरह की टोन सेट कर दी है। वो टोन जो बड़ी वीक हो चुकी थी, मतलब पता नहीं कहाँ पर उतर चुकी हुई थी, वो उन्होंने दोबारा से खड़ी कर दिया। तो वो बड़ा लंबा चौड़ा, कोई मेरा ख्याल 3-4 सफ़ों पर मुश्तमिल एक आर्टिकल है, जिसमें हुसैन हक्कानी साहब को और दुनिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं, इंडियंस हैं, जो सहाफ़ी भी हैं, दानश्वर भी हैं, तज्ज़िया कार भी हैं, उनकी राय उसमें शामिल की है। और सारे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कि ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन ये सारे मानते हैं कि जी टोन उन्होंने नहीं सेट कर दिया पाकिस्तान की इंडिया के साथ। तो क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ साहब को दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो ख़बरें थीं वो ब्रीफिंग थी, जो जनरल अहमद शरीफ साहब ने, DGA SPR ने और अता तारड़ साहब ने दी, सियासी जमातों को, उनके कायदीन को दी। और अगर आपने वो तस्वीर देखी हो, अगर वो फुटेज देखी हो, PTV के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में ये रात गए हुई ये वाली ब्रीफिंग। और इसमें अमूमन वो लोग बैठे हुए थे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सारे वो चेहरे थे जो TV मुज़ाकरों में कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं। और ये सारे लोगों को ब्रीफिंग देने का मतलब ये था कि ग्राउंड के ऊपर क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने की एक सही मालूम होती है कि जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके जितने भी नुमाइंदे हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हमारे जो है हैदर अब्बास भाई जो हैं, MKM वाले जो थे, बल्कि हैं, अब तो खैर वो सियासत छोड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सी ख़वातीन, ये किसी कोई था, कॉन्फ्रेंस थी पार्लियामेंट्री सार्क के तहत, इंडिया गए हुए थे। वहाँ पर इनको मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों में मदऊ किया गया था, सब यकज़बान एक ही गुफ्तगू कर रहे थे। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मुनासिब नहीं समझा, उसकी कीमत इनको पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, कौम की तरफ से। और ये बईद नहीं है कि माँ सिवाय कल्ट के बाकी जो लोग हैं, जो रैशनल हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तर्ज़ अमल के बाद उनका साथ दें। मुझे नहीं लगता कि देंगे, लेकिन खैर आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सारे वो लोग बैठे हुए थे जो पाकिस्तान की बात नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, वो वैसे जब अपना कोई ख्याल पेश करें ट्वीट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहीं और, तो उनको पता हो कि क्या है और क्या नहीं, यानी जमा तफरीक के साथ सारे मामलात का उनको अंदाज़ा हो। तो ये एक सही मालूम होती है, एक एफ़र्ट, एक कोशिश कि पाकिस्तान का जो नेशनल नैरेटिव है वो एक ही तरह का जो है और एक ही सिमत में हो। बाकी कल गए हुए थे अपने अता तारड़ साहब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेके LOC के ऊपर, और वो उसका भी मकसद यही था कि जो इंडियन नैरेटिव झूठ सुतारी प्रोग्राम चल रहा है उसको रोका भी जाए, उसको समझा भी जाए। अभी तक तो ये खबरें थी, बाकी और थोड़ी देर तक मज़ीद खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, उन पर आके बात करेंगे कि लाल मस्जिद वाले क्या कर रहे हैं, और भी बड़ी खबरें हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।